कर दो तो हमें समझ आ जाएगा दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो इज एवरीथिंग वर्किंग फाइन, एक बार बता दीजिए हाँ या हाँ। जल्दी बता दो थोड़ा सा, तो जितने जल्दी होगा आप उतने बेहतर तरीके से इस पूरे वेबिनार को अटेंड कर पाएंगे। वॉइस इज क्लियर एंड ऑडियो इज क्लियर? यस, चलिए परफेक्ट। नहीं वो अच्छो, गुड इवनिंग। आई एम सी विजय सारडा और हमारे साथ हमारे मेंटोर मनीष तटरेजा सर भी यहाँ पे साथ में आप सभी लोगों के साथ कनेक्टेड है। ये जो वीडियो है ये बड़ा क्लियरली सीए फाउंडेशन वालों के लिए है जिनका जनवरी 25 अटेम्प्ट है या तो फर्स्ट टाइम, एंड मोस्ट प्रिसाइजली जिनने एक बार पहले दिया है। ये वीडियो उनको ज्यादा फोकस करते हुए हम बना रहे हैं। वीडियो का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, जो बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया, एकत्वम अकेडमी पहले भी आपके साथ था और आज भी आपके साथ है, और हम लोग भी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन बच्चों के साथ का रिजल्ट जो आया है हम इस बारे में डिस्कस कर सके। यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये बात करेंगे कि अब रीस्टार्ट किस तरीके से करना चाहिए। ये वीडियो फोकस करेगा कि किस तरीके से आपके आगे के गाइडेंस होने चाहिए। आपका 12 जनवरी से फिर से अटेम्प्ट आ रहा है, तो अटेम्प्ट में किस तरीके से वर्कआउट होना चाहिए, रिजल्ट के ऊपर रीस्टार्ट किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको एकत्वम अकेडमी की तरफ से मिल सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात शायद सर और मैं दोनों अग्री करेंगे कि यार जो फाउंडेशन के सर रिजल्ट आने शुरू हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, वो ऐसा नहीं लग रहा कि फाइनल के रिजल्ट फाउंडेशन में दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। यस, तो सर अभी आपको पूरा डिटेल बताएंगे, तो मैं चाहता हूं पहले सर आपसे थोड़ी सी बात कर लें और फिर मैं आपसे बात करूंगा। सर नमस्कार दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जिस तरह के फाउंडेशन में रिजल्ट्स आ रहे हैं वो श्योरली थोड़े से काइंड ऑफ शॉकिंग है, क्योंकि अब आईसीएआई फाउंडेशन लेवल पे हो गई है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट। इस तरह से कि अगर आप एक परफेक्ट तरीके का आंसर लिखेंगे, अगर आप एक परफेक्ट प्रॉपर तरीके से आंसर लिखेंगे तो ही आपको पूरे पूरे मार्क्स दिए जा रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स स्टेप मार्किंग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टेप मार्किंग पे आप पास हो जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रिपरेशन, जो लोग पास नहीं कर पाए उनके लिए कह रहा हूं, हमारी प्रिपरेशन में क्या चूका है, हमारी प्रिपरेशन में क्या पूरा करना है, उस चीज को फोकस में रख के हमें आगे बढ़ना है। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप सिर्फ इतना ही सोचते रहोगे कि यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मैंने तो सारा कुछ पढ़ा था, पर फिर भी मैं पास नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में, आने वाले 2 महीने में आप पढ़ाई करके कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो 100% आपके लिए पास करना पॉसिबल है। फेल होना जिंदगी में कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि आप एक एग्जाम में फेल हुए हो, लाइफ में फेल नहीं हुए हो। ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करना जरूरी है, और उस मेहनत को किस तरह से आपने पूरा करना है उसके लिए हम आज आपके सामने आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो बात है वो है आपकी पढ़ाई का सिस्टम। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से अगले पूरे 2 महीने में पूरा ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। 100% कवरेज ऑफ सिलेबस होना चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस 100% सिलेबस को आप कवर कैसे करोगे, उस चीज के लिए हम आपको देंगे एक बेहतरीन सा टॉपिक वाइज बनाया हुआ प्लानर, जिस प्लानर को अगर आप फॉलो कर लोगे सीक्वेंशियली, जिस सीक्वेंस में हमने आपको टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं सीक्वेंस में अगर आप टॉपिक्स को कंप्लीट कर लोगे, सारे के सारे दिए गए कंसेप्ट्स, अगर मैं स्पेशली अकाउंट्स के बारे में बात करूं तो सारे के सारे कंसेप्ट्स अगर आपने कवर कर लिए हैं तो आप 100% अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे और आप अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करके आपके एग्जाम बहुत सही तरीके से लिख पाओगे। तो सबसे पहली बात जो एकत्वम की तरफ से आपको आने वाली है वो है एक प्लानर, जिस प्लानर के थ्रू अगर आप पढ़ाई करोगे ये प्लानर में आपको हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए एक डिटेल स्टडी प्लान दिया जाएगा। आपको पूरे पूरे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आपने कौन कौन से कंसेप्ट्स कवर करने हैं, आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं और उन रिसोर्सेज के किस किस तरह से आपने प्रॉब्लम्स को डील करना है।
तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि आपके सामने आएगा प्लानर, जिसको आप फॉलो करके आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मैं इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास हो गया पर एग्रीगेट में फेल हो गया। इसके पीछे का सबसे बेसिक रीजन है बच्चों कि आप ध्यान देते हो कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड टॉपिक्स पे, जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा पेपर पूरी तरह से लिख नहीं पाते और इस वजह से आपके मार्क्स घट जाते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपके सिलेबस का 100% कवरेज। अकाउंट्स के लिए प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस होना जरूरी है, लॉ के लिए क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना जरूरी है, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में आपके जो एमसीक्यूज है उसका प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह से अगर आप सारे के सारी चीजें कंप्लीट करोगे तो आप पूरे के पूरे सिलेबस को पूरे ढंग से कंप्लीट कर पाओगे। दूसरी बात आपको क्या करनी है आपके कवरेज के लिए, और वो है आपको आपके सिलेबस को ICAI मॉड्यूल से भी कवर करना है। कई सारे बच्चे ICAI मॉड्यूल इग्नोर कर देते हैं, ICAI मॉड्यूल को नहीं कंप्लीट करते हैं या ICAI मॉड्यूल की तरफ देखते ही नहीं है। Whereas अगर आप ICAI मॉड्यूल को पूरी तरह से कवर नहीं करोगे तो आप अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं मान सकते हो। तीसरा, ICAI द्वारा इशू किए गए मॉक टेस्ट पेपर्स, ICAI द्वारा इशू किए गए रिवीजन टेस्ट पेपर्स को भी आपने कंप्लीट करना है। तो मैं सिर्फ मुद्दे यहां पे कवर कर लेता हूं। दैट इज ICAI मॉड्यूल आपको कवर करना है, साथ ही साथ आपको कवर करने हैं RTPs एंड MTPs। तो इस तरह से अगर आप अगले 2 महीने का प्योर शेड्यूल बनाएंगे, सिस्टमेटिकली आप पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, तो आप 100% आपके सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम लिख पाएंगे। मैं सब्जेक्ट वाइज अगर आवर्स का अलोकेशन बताऊं आपको, तो अकाउंट्स के लिए आपका अलोकेशन होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 आवर्स। लॉ के लिए आपका अलोकेशन होना चाहिए अराउंड 60 to 80 आवर्स। ये मैं इंक्लूडिंग प्रॉब्लम प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो पार्ट के लिए आपको लगेंगे लगभग 30 to 40 आवर्स। ऑफ कोर्स विजय सर जब बात करेंगे तो उसके बारे में और डिटेल आपको बताएंगे। उसी तरह से मैक्रो पार्ट के लिए भी आपको लगभग 40 घंटे लगने वाले हैं, 40 to 45 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड। और मैथ्स के लिए आपको कंप्लीट कवरेज के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करें दोस्तों, अगर मैं एवरेज बेसिस पे अगर कंसीडर करूं तो 90 फॉर अकाउंट, 70 फॉर लॉ, इकोनॉमिक्स के लिए 70 इन टोटल, और मैथ्स के लिए अगर 100 कंसीडर कर लूं तो इन टोटल आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है 330 घंटे की। 330 आवर्स आपको बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ योर फाउंडेशन स्टडीज, जिसमें आप जनवरी की 2025 की एग्जाम लिख पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अब आपके पास दिन कितने अवेलेबल हैं, तो 8 नवंबर आज की डेट है। 8 नवंबर 2024 से लेके 12 जनवरी 2025 तक आपके पास टोटल समय अवेलेबल होता है लगभग 22, 50 और 10, 60 दिन, अप्रोक्सीमेटली 60 डेज आर अवेलेबल। और ये 60 डेज में से अगर आपके बीकॉम के डेज हटा दिए जाएं तो आपके पास बचते हैं केवल 50 दिन। इन 50 दिनों में अगर आप ऑन एन एवरेज 8 घंटे की भी रोज की पढ़ाई करते हैं तो 400 घंटे में आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने देनी चाहिए टेस्ट सीरीज। ऑफ कोर्स इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको विजय सर बताएंगे। और इस तरह से अगर आपने अलोकेशन करके, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके, आपके लॉ के सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस करके अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया तो बी रेस्ट एश्योर्ड माय डियर फ्रेंड्स, आप जनवरी 2025 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम आखिरी बार लिखेंगे। राइट? अब एकत्वम और आपके लिए क्या कर रहा है, आपके लिए और क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब चीजों के डिटेल डिस्कशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा
हमारे प्यारे विजू भैया को। मच सर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यस, हमारे पास 60 डेज है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो भी रिजल्ट आया आपका, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में फेल, और जो बच्चे दे ही फर्स्ट टाइम रहे हैं, यहाँ से 60 दिन बचते हैं। जैसा कि सर ने बताया 400 आवर्स हमारे पास रफली अवेलेबल है। लेकिन मैं तो कहता हूँ, ये देखो, ये 400 आवर्स को भी आप है ना मान के मत चलना कि 400 आवर्स है, इसमें स्लीपिंग टाइम है, इसमें अदर टाइम है। यहाँ से भी क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हम सबने किया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा। हम कहाँ कहाँ लैक करते हैं, लेट्स टॉक फर्स्ट। हम लैक कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है? तो हमें उस चीज के ऊपर शायद वर्कआउट करने का टाइम मिल जाए। सबसे पहली चीज जहां पे हम लैक करते हैं वो है राइटिंग प्रैक्टिस। आप अग्री करोगे? हाँ या हाँ? ठीक है। मतलब सबसे पहली चीज जो हम लैक करते हैं, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। तो पहला जिसको ऊपर आपको फोकस करना है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। दूसरा दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। यस और नो? मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको पूरा ओवरऑल पढ़ना है, बट हाँ कुछ टॉपिक ऐसा हो सकता है, जैसे मैथ्स के अंदर में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया, माइक्रो के अंदर में कुछ डिमांड सप्लाई वाला पार्ट हो गया, मैक्रो के अंदर का कुछ पार्ट हो गया, अकाउंट्स के अंदर के कुछ पार्ट हो गए, तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारे को करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, वी आर अ बैड प्लानर। हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्लानिंग नहीं है। एंड ये तो एक बहुत बड़ी फेमस कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यार कंसेप्ट तो मेरे को रफली सब आता है सर, मेरे को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन है ना वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहा हूं जो मेरे को सॉल्विंग के वक्त काम आ जाए। आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने चला गया विदाउट एनी प्रैक्टिस? आंसर इज नो। यानी एक जगह जहां हम डेफिनेटली गड़बड़ कर रहे हैं, वो हमारी कौन सी चीज हो गई? प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, यहां से कौन से स्टेप्स उठाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फेल रिजल्ट आने के बाद जो मेरा भी आ चुका है, लगता है कि यार अब कहां से स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुक वापस कैसे चालू करें, क्या पढ़े। बुक खोले तो ये समझ में आ रहा है कि यार मैंने सब कुछ तो पढ़ा ही है, ये तो मेरे को आ ही रहा है, तो फिर मैं गलत कहां जा रहा हूं? आप एक सही कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा कदम उठाना चालू कीजिए। राइट? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, जैसा कि सर ने बोला, हम हर टीचर आपको एक प्लानर बना के दे रहे हैं। एकत्वम का हर फैकल्टी हर सब्जेक्ट के लिए एक प्लानर बना के दे रहा है, ठीक है? पर इस प्लानर को फिल आपको करना है। हम क्या बना के दे रहे हैं और आपको इसमें क्या करना है, मैं क्लियरली बता देता हूं। हम सभी टीचर्स ने मिलकर के एक काम किया है। आपने हमसे पढ़ा, हमसे नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, ये प्लानर आप यूज कर सकते हो। इसको हम टेलीग्राम पे डाल के दे रहे हैं। इस प्लानर में हम लोग टॉपिक लिखने वाले हैं। आपको अगर याद होगा तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त ये प्लानिंग आपको खुद को बनाने बोली थी, अगर आपको याद होगा। बस अब यही मैंने कहा कि तुम नहीं बना रहे हो तो चलो हम ही बना के वो भी तुमको दे देते। सबसे पहले अकाउंट्स होगा तो अकाउंट्स के सारे टॉपिक लिखे होंगे, जैसे 1 2 3 जितने भी टॉपिक है वो टॉपिक लिखे होंगे, ठीक है? उसके बाद में क्या हमने इसकी पूरी क्लास कर ली? क्या क्लास करने के बाद हमने इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए? क्या बराबर है? सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लिए? क्या इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक मिला होगा अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे इको के अंदर में हमने 1500 का एमसीक्यू बुक दिया था, तो वैसे अलग अलग क्वेश्चन देखे होंगे। तो क्या हमने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली? क्या राइट? अब देखो 60 दिन है तो आपके पास टाइम तो बहुत कम है। अब आप सब कुछ उठा के वापस से नहीं पढ़ सकते, बराबर है? तो आपका मैक्सिमम टाइम काहे में इन्वेस्ट होना चाहिए? सॉल्विंग वाले पार्ट पे। सॉल्विंग वाले पार्ट पे आपका मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए था। और सेम स्ट्रैटेजी मैंने भी की थी। जब मैं पहली बार फेल हुआ था, तो पहली बार फेल होने के बाद मेरे को समझ में आया यार कंसेप्ट तो मेरे को अच्छे से पता थे, सब मेरे को आ रहा था, तो मेरी गड़बड़ कहाँ हुई? मेरी गड़बड़ मेरे को समझ में आई कि यार मैं 100 मार्क का पेपर पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाया। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? दूसरी चीज मेरे को समझ में आई कि यार मैं जो सॉल्व कर रहा हूं शायद ये वो नहीं है जो इंस्टीट्यूट को चाहिए। और मैं हमेशा से कहता हूं आंसर तो 3 ही प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसीआई, बराबर है? राइट, रॉन्ग और आईसीआई। आप जो लिख रहे हैं क्या ये वो सजेस्टेड आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर है जो इंस्टीट्यूट को चाहिए? एंड इफ द आंसर इज नो, इफ द आंसर इज नो, तो आपको वो एक्सपेक्टेशन पूरी करनी पड़ेगी। और ये सबसे ज्यादा होगा कहां, मैं आपको बताऊं, लॉ में। जेन्युइनली मैं आपको बताता हूं, लॉ पढ़ते हैं, समझ आता है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन गड़बड़ कहां होती है दोस्त तेरे साथ? लिखना क्या है। तो तेरे को क्या करनी चाहिए? तेरे को देख, दिन के अंदर में ना मेरे को ऐसा लगता है इफेक्टिवली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना है डेली बेसिस पे, जिसके अंदर में ना मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हम लोग जब देंगे देखो,
और उसके बाद इज इट डन और नॉट, ये यहाँ पे तेरे को टिक करना है। तो सबसे पहले ये जो प्लानर तेरे को देंगे, हर टीचर टॉपिक लिख के देगा, इसको कितने आवर्स लगने चाहिए अलोंग विद द टॉपिक ये तेरे को टीचर बता देगा, और तेरे को फिर उसको अकॉर्डिंगली क्या करना है, टिक करना है। तो ये चीज पहली चीज होगी जो हम लोग देंगे, ठीक है। दूसरा, हमने ये देखा कि बच्चे को कुछ टॉपिक को शायद वापस रिवाइज करने की इच्छा है, तो जितने भी बच्चे एकत्वम में हमसे पढ़े हैं, चाहे आपने हमारा कोई भी बैच लिया हो, आपको हम ओल्ड लेक्चर एक्सेस दे रहे हैं। तो ये दूसरा बेनिफिट है जो मैंने स्पेसिफिकली हर टीचर से रिक्वेस्ट करा। मैंने कहा कि नहीं यार, वो बच्चों का हो सकता है कि कोई एक टॉपिक पहले टाइम पे छूट गया हो, या माइंड भी उनको दोबारा रिपीट करना हो, व्हाट्सएवर, हम आपको ओल्ड लेक्चर एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये ओल्ड लेक्चर एक्सेस में क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आपको कुछ आवर्स हम लोग देंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पूरे के पूरे लेक्चर दे देंगे, क्योंकि इट विल वेस्ट योर टाइम जेन्युइनली, ठीक है। तो हम आपको सर्टेन नंबर अलोकेट्स करके दे रहे हैं, उतने आवर्स में आपको जो भी सब्जेक्ट का जो कुछ उठा के देना है वो आप पढ़ सकते हो अकॉर्डिंगली, आपके चॉइस। यस, इसके लिए आपसे एक गूगल फॉर्म भरवाया जाएगा, वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, जिसमें एक सिंपली रिक्वेस्ट होगा कि मेरा लेक्चर एक्सेस चालू करो, हम आपका लेक्चर एक्सेस एक्सटेंड करके दे देंगे। तो दूसरा बेनिफिट है। तीसरा, अगर आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको यार क्लासेस तो करी थी पर अब कुछ ध्यान नहीं आ रहा, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, या ओल्ड सिलेबस से है, न्यू स्कीम में आ रहे हैं, अब लेक्चर देख रहे हैं, हम आपके लिए एक और बेनिफिट लेकर के आए हैं, और वो है फास्ट ट्रैक लेक्चर। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार मुझे मेरे प्रिपरेशन जो थे ये रेगुलर क्लास के टाइम पे ढंग से नहीं हुए थे, पर अब मेरे को कम टाइम में जल्दी से जल्दी लेक्चर कंप्लीट करने हैं एट वेरी मिनिमल कॉस्ट, मैं आपको कहूंगा बुक कॉस्ट के ऊपर हमारा फास्ट ट्रैक ekatwamacademy.com के ऊपर अवेलेबल है। कोई चाहता है तो वो ले सकता है, आपका कोई दोस्त चाहता है तो वो ले सकता है। यस, चौथी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग एक और चीज कर रहे हैं, और लास्ट टाइम आपने नहीं की थी, इस बार कर लेना, टेस्ट सीरीज। मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखिए, हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट पढ़ने के बाद सिचुएशन क्या होती है, हम कभी उसको टेस्ट नहीं करते। देखो, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त भी हमसे गड़बड़ कहां होती है, मैं तेरे को बताता हूं। हमने कोई को एमसीक्यू सॉल्व किया, उसको टिक कर दिया, बाद में पीछे जाके आंसर देखते तो समझ में आता है आंसर ये नहीं है, फिर हमको लगता है कंसेप्ट वापस पढ़ना चाहिए, या अच्छा इसका ये आंसर है क्या। कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, और टेस्ट नहीं है, तो आपका कभी सॉल्व नहीं होने वाला। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको सबसे बड़ा फायदा ये देती है कि आपको पहली बात तो एग्जाम से पहले वो थोड़े थोड़े पार्ट पे लड़ना सिखाता है, और दूसरी बात क्या होता है, यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि यार मैं यहां क्लियर किया हूं तो मैं वहां पे भी क्लियर कर पाऊंगा। दूसरी बात, जब आप वो 3 घंटे एग्जाम को फेस करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि यार कंसेप्ट आपके खुद के कितने स्ट्रांग है। देख, 2 बातें होती है, एक कॉन्फिडेंस होना कि मैं मूवी में एक्टिंग कर सकता हूं, और उतनी ही देर जाके एक्चुअली एक्टिंग करना जिसमें से कुछ पार्ट निकाल के पिक्चर में जाने वाला है। ये तो अलग अलग बातें होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम बोलते हैं कि यार हमारे को आता सब है, सब है, सब है। अगर सब आता है तो फिर टेस्ट सीरीज से डरना क्यों है? मेरी बात समझ, अगर सब आता है तो टेस्ट सीरीज से डरना क्यों है? और टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है तो आपने कंफर्म देनी चाहिए। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, फेल होने के बाद जब हमने खुद ने टेस्ट सीरीज दी, जैसा कि अभी एमटी सर बोल के गए, आप इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर, आपको पैसे नहीं लगाना, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर दे दो। यस, आप इंस्टीट्यूट का आरटीपी सॉल्व करके देखो, आप कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज लगा दो जो आपको चेक करके मिलेगी। जैसे एकत्वम की टेस्ट सीरीज जो होती है, अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको पता है कि आपको 50 मार्क्स के 2 टेस्ट और 100 मार्क्स के 2 टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट आप दो, और प्रिपरेशन ही इस हिसाब से करो कि ये 2 टेस्ट होने चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आते हैं आपका डे वाइज शेड्यूल क्या होना चाहिए। सर, आपका डे वाइज शेड्यूल मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन लेवल पे 8 से 10 घंटे का होना चाहिए। अब ये 8 से 10 घंटे आपने कैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैं आपको बताता हूं। डे शेड्यूल, ठीक है। पहले मैं एक टॉपिक खत्म कर देता हूं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये हम लोग कब से लेने वाले हैं, आज भी आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। हम ये जो 50-50 मार्क्स की टेस्ट सीरीज है, ये 8 दिसंबर 2024 से हम लोग लेने वाले हैं, जो एग्जैक्टली चलने वाला है 2 जनवरी 2025 तक के। तो 8 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक के हम 50-50 मार्क के 2 टेस्ट लेने वाले हैं, और 100 मार्क के 2 टेस्ट लेने वाले हैं, जो चेकिंग करके आपको मिलने वाले हैं। एंड बाय द वे, ये टेस्ट सीरीज पेड टेस्ट सीरीज है। हम इसे फ्री भी कर सकते थे, पर मैं आपको बताता हूं हमारा एक्सपीरियंस क्या था। जब हमने फ्री टेस्ट सीरीज दी, बच्चा आया, एक पेपर दिया, एक पेपर नहीं दिया, अपने हिसाब से दिया, नहीं दिया, कैजुअली कुछ भी लिख करके जा रहा है। जेन्युइनली ना, हमको वो बच्चा नहीं चाहिए जिसको इंटरेस्ट ही नहीं। क्या होता है, जब आप किसी चीज के लिए चार्ज करते हो ना, बच्चे को भी उस चीज की कीमत होती है, उस पैसे की कीमत होती है। समझ में आ रहा है? बाकी टेस्ट सीरीज के जो लेने वाले पैसे होते हैं, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, वो इतने मटेरियल है ही नहीं। अगर आप टीचर्स को जानते हैं अपने, तो वो इतने मटेरियल नहीं है। बट कीमत हो आपको पैसे की, और आदमी जब पैसा लगाता है ना, तो उस चीज बिजनेस होती है। जो चीज फ्री में मिली होती है ना, उसकी शायद इतनी कीमत नहीं होती।
तो हम चाह रहे हैं फाउंडेशन लेवल से ही, एंड स्पेशली अगर बेटा 2 अटेम्प्ट के रिजल्ट देख लो ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। अगर आप सीरियस नहीं हुए ना तो इंस्टीट्यूट आपको सीरियस करके छोड़ेगा रिजल्ट के बाद। तो आप पहले सीरियस हो जाओ, क्योंकि जिस तरीके का पहले जो फाइनल के रिजल्ट आते थे वो फाउंडेशन के आने शुरू हो गए, और जो फाउंडेशन के आते थे वो फाइनल के आने शुरू हो गए। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस लेवल पे सीरियस हो जाओ, और इस एज में मल्टीपल फेलियर्स आपसे हैंडल करके नहीं होंगे। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपने करना चाहिए। अब आता है यहां से आपका डे शेड्यूल क्या होना चाहिए। हाँ सर ने कह तो दिया 8 से 10 घंटे पढ़ना है, पर 8 से 10 घंटे पढ़ना कैसे है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तू वो लिस्ट बनाएगा प्लानर के अंदर में, तो उस प्लानर के अंदर में हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले से लिखे होंगे। इन चैप्टर्स का एबीसी एनालिसिस कर। एबीसी मतलब क्या, तेरी जो भी बुक होगी या टीचर से बात कर अकॉर्डिंगली। फेल होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा टीचर से कनेक्ट खत्म हो गया, ये सबसे गलत बात है। जिस टीचर के साथ तुमने साल भर 6 महीना 3 महीना वॉट एवर बिताया है, अगर वो सीए के टीचर्स है ना, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपके फेल होने से, क्योंकि वो हमेशा उस बच्चे से कनेक्ट होना चाहेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही हमेशा से ये था उस बच्चे को पास कराए। तो जस्ट बिकॉज यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन डज नॉट मीन्स कि तुमने कुछ गलत कर दिया। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। एवरी सीए टीचर, इवन ही इज अ रैंकर और नॉट, डजंट मैटर, ही अंडरस्टैंड द प्रोसेस। टीचर से आओ, टीचर को पूछो सर देखो मेरे पास टाइम कम है, आप मेरे को ये बताओ कि हाँ यार यू नो इस टॉपिक में से क्या क्या चीजें रेलेवेंट है, और मैं वो रेलेवेंसी के हिसाब से, या आप देखिए आप कई लोग स्कैनर पढ़ते हैं या क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें क्लियर कट लिखा होता है कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स को आ रहा है। तो पास्ट ट्रेंड देखो, 5 साल के ट्रेंड देखो कि उसके अंदर में कितने टॉपिक रेलेवेंट आ रहे हैं, सबसे पहले उठा करके आपको वो पढ़ना है। और इसे किस तरीके से करो, आपको 4 सब्जेक्ट है मेनली, हाँ यहाँ पहले आपको 4 सब्जेक्ट है। तो आपने जैसे मंडे के दिन उठाया, तो मंडे के दिन आपने क्या करना है, लेट्स से सिर्फ अकाउंट्स और लॉ उठाना है अकाउंट्स और लॉ ही उठाना है। आपने 3 घंटा अकाउंट्स को इन्वेस्ट करने हैं, 2 घंटा काय में इन्वेस्ट करने हैं, लॉ में इन्वेस्ट करने हैं, इनके कंसेप्ट पढ़ने में, ठीक है। अब इसके बाद अकाउंट का 2 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, लॉ के 2 से 2.5 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस होना। मतलब आपने मंडे का दिन काय में इन्वेस्ट कर दिया, 2 ही सब्जेक्ट में इन्वेस्ट किया, और उस 2 सब्जेक्ट में 2 घंटे में कंसेप्ट बिल्डिंग। अच्छा, जब आप पढ़ते रहेंगे स्पेशली अटेम्प्ट के बाद, तो ऐसा नहीं हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े जाना है, नहीं, कुछ चीजें आपको आती है उसको फटाफट ऊपर ऊपर से देखो और काम खत्म करो। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में जाओ, मोर ऑफ सॉल्विंग लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मोर ऑफ सॉल्विंग एंड लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रही है बात, क्योंकि अंडरस्टैंड आपको पहले हो चुका है, जस्ट रीब्रशिंग योर कॉन्सेप्ट्स, बराबर है। ठीक उसी तरीके से आप ट्यूसडे पे आओ, ट्यूसडे के अंदर में मैथ्स जो है आपका, इसके लिए आपने 3 घंटा दे दो, और इको जो है इसके लिए 2 घंटा दे दो, और अगेन इसकी प्रैक्टिस सेशन यहां ले लो। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपका एक दिन में आपको 4 का बर्डन नहीं है, सिर्फ 2 का बर्डन है। आप क्लियर हो इस बात पे, मतलब 200 घंटे तुमको 2 पेपर के लिए मिलते हैं, 200 घंटे तुमको 2 पेपर के लिए मिलते हैं। और तुम भी जानते हो फेयरली, अगर तुमने सही तरीके से पढ़ा तो इतने भी नहीं लगने वाले तुमको, तो शायद बहुत जल्दी क्लियर कर लो। समझ में आ रहा है। तो मोर एंड मोर ऑफ प्रैक्टिस करते जाओ। अच्छा देखो, मैं एक आउट ऑफ द लीग बात कह रहा हूं जो शायद आप बोलोगे कि यार ये सर क्या बात कर रहे हो, मैं आपको एकदम जेन्युइन बात बोलूं, कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी हो सकती है कि आपको समझ में ना आए कि यार ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। अब आपके पास वो टाइम सच में नहीं बचा, उस टाइम पे क्या करो, हमारा कोई रिवीजन लेक्चर है हमारे ही यूट्यूब चैनल पे, वो देख लो, ठीक है। नहीं तो टीचर को मैसेज कर दो। और ये सब जो आप कर रहे हो ना, टीचर को, जैसे कि मैंने कहा टीचर से कनेक्ट हो, आप टीचर को उनके सोशल मीडिया पे जाकर के पूछोगे, आप टीचर को उनके मोबाइल पे जाकर के पूछ लोगे, बिलीव मी नोबडी, मतलब बहुतों को आंसर मिलेगा, बहुतों को तो मिलेगा भी नहीं। तो क्या करना चाहिए, अगर आप उनसे पर्सनली जाके मिल सकते हो तो ये बहुत अच्छा एक ह्यूमन कनेक्ट, क्योंकि जब आप टीचर के सामने पहुंच जाओगे, टीचर का हैबिट ही वही होता है कि वो आपकी हेल्प करे, तो आप टीचर के सामने पहुंचो, कोई गलत नहीं है। समझ में आया। हर टीचर को समझता है फेलियर कोई ऐसा नहीं है कि कभी हुआ ही नहीं है, वो भी कभी ना कभी इस चीज के साथ फेस करके आया होगा। तो मेरे हिसाब से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये रिपीटिशन में करो, और सैटरडे संडे एक ऐसा टाइम रखो जहां पे दोनों की और प्रैक्टिस करना है। मतलब सैटरडे संडे शुड बी द टाइम जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि प्रैक्टिस ही इतना कर लो, चाहे वो लॉ ही क्यों ना हो, तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। इको के आपको मिनिमम 10 का टारगेट रखो कि 10 से 20 एमसीक्यू मैं रोज करूंगा। इससे आपको हेल्प मिलेगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अचीव करने में। पढ़ाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, पढ़ लो, यही एक तरीका है। मतलब क्या,
बैठो और सॉल्व करो। यही एक सिंपल सा तरीका है, हम भी उस तरीके से पास हुए हैं एंड मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं आप भी उस तरीके से पास हो जाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और फिर मेरे दोस्त आगे निकल गए, क्या फर्क पड़ जाएगा? टेल मी। फाउंडेशन भी 3 बार है, इंटर भी 3 बार है, मैक्स टू मैक्स वो आपसे कितने महीने से आगे? 3। उसमें भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फाइनल में तो 2 ही बार है। तो वो जल्दी भी आ गया तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, उसका आर्टिकलशिप 3 महीने पहले खत्म हो जाएगा, तेरा 3 महीने बाद खत्म होगा। पर लगभग लगभग ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों का फाइनल का जो अटेम्प्ट है वो एक साथ आए। एक बात समझ, कुछ नहीं होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हम तेरे को क्या दे रहे हैं, सबसे पहला हम तेरे को एक प्लानर बना के दे रहे हैं, वो प्लानर के हिसाब से तेरे को वर्क करना है। दूसरा, हम तेरे को ओल्ड लेक्चर का एक्सेस दे रहे हैं, जिसके लिए एक जीमेल आएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे, वो देख लेना। तीसरा, तेरे को अगर फास्ट ट्रैक चाहिए तो तू फास्ट ट्रैक बाय कर सकता है। चौथा, तेरे को टेस्ट सीरीज 100% ज्वाइन करनी है ताकि तू क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। और तेरा डे शेड्यूल का लेक्चर हम लोगों ने बना करके दे दिया। ये सारी चीजों के बाद अब मैं तेरे को एक और चीज बोल देता हूं, वो क्या है? खुद के ऊपर का विश्वास। इन सब चीजों को करने के बावजूद भी ना, यू हैव टू मेक श्योर कि 3 घंटे के अंदर में वो अकाउंट्स का पेपर तू सॉल्व कर सकता है क्या? 3 घंटे के अंदर में वो इको का पेपर तू सॉल्व कर सकता है क्या? इस बात का एक कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम खुद से 1-2 पेपर लिखोगे। लिखोगे तो समझ में आएगा कि तुमको कौन से वो टॉपिक है जहां पे लिखने में गड़बड़ हो रही है। जैसे मे बी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखने में गड़बड़ हो रही हो, मे बी इकोनॉमिक्स के माइक्रो पार्ट के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करने में गड़बड़ हो रही हो। सिर्फ उतना उठाओ, उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करो ना। पर जब तक तुम करोगे नहीं, तुमको पता ही कैसे चलेगा? और देख, एक बात बताओ क्या तेरे को, एक दिन में तेरे को पूरा पढ़ने की कभी इच्छा नहीं होगी, पर तू स्टार्ट तो कर। अभी देख, तेरा रिजल्ट आया, उसके बाद दिवाली की छुट्टी थी, तूने सब कुछ बंद करके बाजू कर दिया, और अब दिवाली की छुट्टी हुई है तो तेरे को लग रहा है नहीं यार मेरे को रीस्टार्ट करना चाहिए। लग रहा है ना रीस्टार्ट करना चाहिए? चालू कर। जो भी डे है आज, उस डे के हिसाब से चालू कर दे। ठीक है, तो अपनी चीजों को प्लान कर अकॉर्डिंगली और इसके तहत वर्क करना चालू कर। वापस से बुक्स उठा, देख तेरे कौन से टॉपिक कंप्लीट नहीं है या कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और तेरे को इसके लेक्चर वापस से करने हैं। इसमें से 1-आध घंटा मान ले, अगर कुछ जल्दी हो जाता है तो 1-आध घंटा वो टॉपिक का रिविजन देख ले, तो तेरे को हेल्प हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। आपके अगर अभी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो योर स्पेसिफिक क्वेश्चन। राइट, प्लीज लेट मी नो योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो मैं डेफिनेटली उसका जवाब देना चाहूंगा। क्या लगता है आपको? आप लोग का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज ये क्वेश्चन हमारे तक के पहुंचाइए। है कुछ स्पेसिफिक? सर कैसे पता चलता है लॉ का सजेस्टेड आंसर क्या है? लॉ का सजेस्टेड आंसर तो आपको खैर सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी मिल जाता है सजेस्टेड आंसर क्या है। दूसरा, हर टीचर का जो क्वेश्चन बैंक, जैसे दर्शन सर का लॉ का क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक में भी आपको सजेस्टेड आंसर, आंसर राइटिंग पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी बना करके दिया है, तो आप वो देख सकते हो। राइट। और इसके अलावा सर अकाउंट्स के लिए क्या होना चाहिए? अकाउंट्स के लिए सर देखो, सबसे पहली बात राइटिंग प्रैक्टिस। पहले तो टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करो भाई, इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट क्या है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं छोड़ सकता हूँ। अब जैसे तुम अकाउंट्स पढ़ना चालू करते हो, तुम हर बार जीरो से क्या चालू कर देते? बेसिक ऑफ अकाउंट्स चालू कर देते। अरे ये तुमको पता है यार, तुम कॉमर्स के बच्चे हो, साइंस के भी हो, तो तुम अब उस स्टेज से आगे आ गए हो, तुम्हें बेसिक ऑफ अकाउंट्स पता है, तो तुमने सीधा सीधा फोकस कहाँ से चालू करना चाहिए? तुम्हारा फोकस चालू होना चाहिए बड़े टॉपिक से, जहां से फटती है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है उस टॉपिक की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की। तुम अगर उसको रखोगे ही एंड में, तो फिर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा और फिर वही गलती कर दोगे जो गलती तुमने पहले करी हुई है। यस सर, प्लानर कहाँ मिलेगा? हम हमारे टेलीग्राम चैनल के इस वीडियो के नीचे हम लोग एक लिंक डाल देंगे, उस लिंक के ऊपर प्लानर और एक्सेस दोनों मिल जाएगा। यस सर, एक बार पूरे माइक्रो का रिवीजन करवा दो। बेटा माइक्रो के रिवीजन के लिए आप सीए विजय साडा चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट है, उस पर ऑलरेडी करा रखा है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा रखा है, जाके देखो तो सही। यस सर, मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए, अब मैंने कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर आपके 3 अटेम्प्ट हो चुका है तो डेफिनेटली आप ओल्ड सिलेबस से हो सकते हैं। तो ऐसे केस में मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आपने फास्ट ट्रैक लेकर के चालू करना चाहिए। फास्ट ट्रैक प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीज काम कर देगा आपका। यस, चलिए डन।
सर मेरे को 226 मार्क मिले बट क्लियर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? देख, पहला लॉ के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस कर, लॉ के लिए मेरे भाई और ज्यादा प्रैक्टिस कर, और जितने तूने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके लिए भी तेरे को वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 226 आने के बाद भी पास नहीं हो पाए आप, राइट? क्योंकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो ऐसे केस में मैं आपसे सिंपली बात कहूंगा कि रीस्टार्ट अगेन। इतने अच्छे मार्क्स के बाद तो आपने डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहिए, यस और नो। और आप में से अगर कोई सोच रहा है कि हाँ चलो यार मैं सीए करना छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और कर देता हूँ, कुछ भी और करने के लिए ना तुम्हें वैसे भी मार्च तक के वेट करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जनवरी में अटेम्प्ट दे दो, बिल मार्च तक के तो रुकना ही पड़ेगा ना। आप कोई भी अदर कोर्स कर रहे हैं, बट मेरे को नहीं लगता उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आज जो हमने डिस्कस किया इतना सब आप देख लेते ना अच्छे से, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एक बार करके तो देखो, फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं ही, राइट? बट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, गारंटी अगर आपको पास होना है, एक आपको टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। कोई भी कर लो, जरूरी नहीं एकथोम की, आप कोई भी कर लो। एकथोम की करोगे तो सिर्फ तुम्हारे को पता रहेगा कि उसका आंसर क्या है, क्या गलत है, क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है। दूसरा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 5 घंटा कंसेप्ट बिल्डिंग, 5 घंटा प्रैक्टिस। और ऐसा आपको कहां तक के चलाना है? फ्राइडे सैटरडे संडे ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। जो हुआ है उसकी पूरे की फिर एक बार, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है फिर एक बार। मतलब उस चीज को आपको याद है 11th में भी आपने ये किया था, अकाउंट्स के पेपर जब आप देने गए थे आपको ऑलरेडी पता था पेपर क्या आने वाला है, डेबिट कहां करना है, क्रेडिट कहां करना है। आप दिमाग ही नहीं लगाते थे कि कंसेप्ट ऐसा क्यों है, आप डेबिट कहां करना है, क्रेडिट कहां करना है। 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स आपने लेके आए थे अकाउंट्स में। तो आज क्या अकाउंट्स बदल गया क्या? अकाउंट्स तो हजारों सालों से वही चल रहा है जो आज भी चल रहा है। तो क्या बदल गया? तुमने प्रैक्टिस पहले इतनी करी थी कि तुमको पता है डेबिट कहां करना है, क्रेडिट कहां करना है। बस यहाँ पे भी वही करना है। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे थे क्लास में, तुमने कितने अच्छे से पढ़ा था क्लास में, तुमने कितनी मस्ती की थी, क्या था। इट जस्ट 60 days रिमेन इन योर हैंड्स। अच्छे से पढ़ो और काम खत्म करो। पास्ट इज पास्ट, नेवर इन फ्यूचर। काम खत्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, मैथ्स की वजह से रुक गया, सर इसकी वजह से रुक गया, उसकी वजह से रुक गया। मैं तुम्हारे को एक बात बताऊँ क्या? 1000 रीजन है, रुका क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या तुम पास हुए? द आंसर इज नो। लेट्स स्टार्ट अगेन। इसका एक ही सॉल्यूशन, या तो रहो या तो भाग जाओ। पर ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आएगी। आप ये सोचो कि अगर ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी तो तुम्हें इंटर और फाइनल लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस भी पता रहेगा कि नहीं। तुम एक बार चोट खाए हुए रहोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि भैया किस चीज से बचना। समझ आ रहा है क्या बात? तो वो छोड़ दो। मैं बिल्कुल ये नहीं जानना चाह रहा कि आप फेल किस रीजन की वजह से हुए या कौन से सब्जेक्ट की वजह से हुए, ठीक है? आप सिर्फ ये फोकस करो कि अब मैं क्या नया कर सकता हूं, क्योंकि जो गया वो तो वैसे भी लौट के नहीं आएगा। है वो, उसके ऊपर वर्कआउट कर लेना बेटा। रोने से, बैठने से या कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। एक्ट करना पड़ेगा। देयर शुड बी एक्शन। गेटिंग द पॉइंट? यस। तो इसी के साथ ये गाइडेंस वीडियो हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, और इस वीडियो के नीचे हम लोग आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। उस टेलीग्राम लिंक के ऊपर आपको आपका प्लानर मिल जाएगा। ये प्लानर हम लोग मोस्टली कल तक के अपडेट कर देंगे ऑलमोस्ट। और एक एक प्लानर आपको आता रहेगा, एक एक सब्जेक्ट का एक एक प्लानर आता रहेगा। तो सब भी एक साथ नहीं आने वाले, एक एक सब्जेक्ट का एक एक प्लानर आता रहेगा। वो प्लानर के हिसाब से आपने वर्कआउट कर देना है। इज दैट डन? और जैसे ही मैं प्लानर लेके आऊंगा, मैं मेरे इंस्टाग्राम पे इसका अपडेट दे दूंगा आपको, या यूट्यूब पे भी वीडियो अपडेट दे दूंगा कि हमने प्लानर अपडेट कर दिया। इज दैट डन? थैंक यू सो मच, टेक केयर।